बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस का फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर लिया था, जिसके अंदर हमने सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को डिस्कस कर लिया है। सो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को हम एडॉप्टिव या फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी कहते हैं, और ये डिफेंस स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम होता है, क्योंकि स्पेसिफिक एंटीजेंस होते हैं जिसके लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ बनाए जाते हैं। तो आज के लेक्चर में हम एंटीबॉडीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और एडॉप्टिव इम्यूनिटी की जो सेकंड टाइप है उसको हम डिस्कस करेंगे, जिसे हम ह्यूमोरल या फिर एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। हम इन्हें ह्यूमोरल इसलिए कहते हैं क्योंकि जो हमारे बी सेल्स होते हैं, WBCs के जो बी सेल्स होते हैं वो बोन मैरो के अंदर ही मैच्योर होते हैं। तो बी लिम्फोसाइट्स या बी सेल्स हम कहते हैं इनको, और इनके प्लाज्मा के ज़रिए एंटीबॉडीज़ बनते हैं, और प्लाज्मा कहते हैं फ्लूइड को। तो ह्यूमोरल का मतलब भी फ्लूइड होता है, इस वजह से हम इनको ह्यूमोरल या फिर एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं, क्योंकि बी सेल्स जो होते हैं वो अपने प्लाज्मा के अंदर से एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। तो बी सेल के सरफेसिस पे रिसेप्टर्स होते हैं जिनको हम बी सेल रिसेप्टर्स कहते हैं, जिसको BCRS से शो किया जाता है। यही बी सेल रिसेप्टर्स जो होते हैं ये एंटीबॉडीज़ होते हैं। एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं? एंटीबॉडीज़ वाई शेप्ड प्रोटीन्स होते हैं। ये वाई शेप्ड प्रोटीन्स जिसको हम जो ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बनते हैं, ग्लूकोज और प्रोटीन से मिलकर ये बनते हैं, जिनको हम इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स भी कहते हैं। इम्यूनो मीन्स के ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, और ग्लोब्यूलिन्स का मतलब है प्रोटीन्स। तो ये ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट द एंटीजेंस। हम इनको IgS से शो करते हैं। सो ये एक स्ट्रक्चर है एंटीबॉडी का, जिसके पास वाई शेप्ड दो चेन्स हैं। एक हैवी चेन है जिसे हम लॉन्ग चेन कहते हैं, और दो हैवी चेन्स हैं जिसे हम लॉन्ग चेन्स कहते हैं, और दो शॉर्ट चेन्स हैं जिसको हम लाइट चेन कहते हैं। दो हैवी चेन्स और दो लाइट चेन्स के सरफेसेस जो होते हैं, जो इनका हेड रीजन होता है, ये वेरिएबल होते हैं जिन पे V लिखा हुआ है। तो जहाँ जहाँ पर V लिखा हुआ है ये वेरिएबल सेगमेंट है। वेरिएबल सेगमेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एंटीजन बाइंड होंगे। तो ये एंटीजन बाइंडिंग साइट है, यहाँ पर एंटीजन आकर अटैच होंगे। एंटीजन जो है वो बैक्टीरिया के सरफेसेस के ऊपर होते हैं, और इन एंटीजन को किल करना लाजमी है। हर एक स्पेसिफिक एंटीजन के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी होते हैं। हर एक बैक्टीरिया के सरफेसेस पे डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीजन होंगे, और उस डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीजन्स के लिए ये एंटीबॉडी डिफरेंट होंगे। तो ये अपने वेरिएबल साइट ये इसलिए है क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं। हर एक एंटीजन के लिए एक ही एंटीबॉडी नहीं होगा, हर एक डिफरेंट एंटीजन के लिए डिफरेंट एंटीबॉडी होंगे। तो ये कांस्टेंट साइट होगी जो इनके नीचे वाली साइट है, इन दोनों चेन्स की, शॉर्ट और लार्ज चेन्स की जो नीचे वाला पोर्शन है जिसे हमने ब्लैक लाइनिंग से शो किया है, ये कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। जबकि जो इनका ऊपर वाला पोर्शन होगा ये चेंज होगा, क्योंकि एंटीजन्स चेंज होंगे। हमेशा हर वायरस बैक्टीरिया के एंटीजन डिफरेंट होंगे, जो यहाँ पर डिफरेंट टाइप होंगी, उनकी शेप्स डिफरेंट होंगी। तो उसी तरीके के ये एंटीबॉडी अपना शेप बनाएंगे ताकि वो एंटीजन्स इनके ऊपर फिट आए। सो यहाँ पर आज हम ह्यूमोरल इम्यूनिटी को डिस्कस करेंगे जो हमारे बी सेल्स परफॉर्म करते हैं। तो ये एंटीजेंस जो हैं वो किस तरह से बनेंगे आज हम डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर मैक्रोफेजेस हैं, जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के ज़रिए मैक्रोफेजेस हमारे टिश्यू वाले एरिया के पास जाएंगे और इन्फ्लामेशन वहाँ पर होगी। जैसे ही बैक्टीरिया हमारे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को क्रॉस करके सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के पास आएंगे, यानी कि हमारे स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर जाएंगे बैक्टीरिया, तो वहाँ पर मैक्रोफेजेस जाएंगे। मैक्रोफेजेस हम बिग ईटर्स को कहते हैं। तो मैक्रोफेजेस के ऊपर भी मैंने एक लेक्चर बनाया हुआ है, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। और लास्ट लेक्चर में जहाँ पर हमने सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को डिस्कस किया है, वहाँ पर भी मैंने इसे डिटेल से डिस्कस कर लिया है। सो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को यहाँ पर डिस्कस करना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी है ये स्टार्ट ही सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी से होगी। जब T सेल्स की एक्टिवेशन होगी तो ही B सेल्स की एक्टिवेशन होगी, ये बात याद रहे। B सेल्स खुद ब खुद एक्टिवेट कभी भी नहीं होंगे, पहले T सेल्स एक्टिवेट होंगे
तो वो बी सेल को एक्टिवेट करेंगे। तो यहाँ पर हेल्पर टी सेल की एक्टिवेशन शो की जा रही है। तो यहाँ पर मैक्रोफेजेस होंगे जो उस बैक्टीरिया या वायरस वगैरह को ईट करेंगे। यहाँ पर फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस होगा, यानी कि सेल ईटिंग का प्रोसेस होगा, और उस बैक्टीरिया के पीसीस कर दिए जाएंगे जिनको हम एंटीजेंस कहेंगे। और ये मैक्रोफेजेस जो हैं वो उन एंटीजेंस के टुकड़ों को अपने सरफेस पे लगा देंगे, जिसको हम एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कहेंगे। तो ये एंटीजेंस को अपने सरफेस पे प्रेजेंट कर रहे हैं, किसके सामने? हेल्पर टी सेल्स के सामने। तो ये यहाँ पर जो है वो हेल्पर टी सेल्स को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये लेकर जाएंगे एंटीजेंस को हेल्पर टी सेल्स के पास, और हेल्पर टी सेल्स के पास भी टी सेल रिसेप्टर्स हैं, सेम बोन मैरो की तरह, सेम बी सेल्स की तरह टी सेल्स के पास भी टी सेल रिसेप्टर्स होते हैं जो एंटीजन को रिसीव करते हैं, और जो MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल को भी रिसीव करते हैं अपने CD4 मॉलिक्यूल्स के ज़रिए, जो को रिसेप्टर्स होते हैं। तो ये दो तरह के रिसेप्टर्स हैं, एक एंटीजन के साथ बाइंड हो रहे हैं और दूसरा को रिसेप्टर्स हैं जिनको हम CD4 कह रहे हैं, जो MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच हो रहे हैं। इससे मैंने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट डिस्कस किया है, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। सो यहाँ पर जो है वो एक कम्प्लेक्स बन गया है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल और हेल्पर टी सेल के दरमियान, और सेकेंड स्टिमुलेशन जो है वो इंटरल्यूकिन के ज़रिए हो रही है। इंटरल्यूकिन जो है वो एक तरह से साइटोकाइंस हैं, ये एक इंटर कम्युनिकेटिंग मॉलिक्यूल्स हैं जिनको हम प्रोटीन्स भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर इनकी स्टिमुलेशन होगी, टी हेल्पर सेल को एक्टिवेट किया जाएगा। टी हेल्पर सेल्स जो हैं वो यहाँ पर इंटरल्यूकिन 2 रिलीज़ करेंगे अपनी सेल्फ स्टिमुलेशन के लिए। यहाँ पर इनकी सेल्फ स्टिमुलेशन होगी, हेल्पर टी सेल्स की सेल डिवीज़न होगी, मिलियंस ऑफ हेल्पर टी सेल्स साइटोटॉक्सिक टी सेल्स बनाएंगे, और इंटरल्यूकिन 2 जो है वो ये बी सेल्स के अंदर भी रिलीज़ करेंगे। इंटरल्यूकिन 2 ऐसे इंटर कम्युनिकेटिंग प्रोटीन्स होते हैं जो एज एन हार्मोन्स काम करते हैं। तो ये इंटरल्यूकिन 2 जो है वो टी हेल्पर सेल ने रिलीज़ किया है बी सेल की एक्टिवेशन के लिए। तो यहाँ पर इंटरल्यूकिन 2 के ज़रिए बी सेल की एक्टिवेशन हुई, बी सेल्स जो हैं वो एक्टिवेट होंगे। बी सेल्स एक्टिवेट होंगे, बोन मैरो से ये माइग्रेट करेंगे, ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाएंगे और एंटीजन को ढूंढेंगे। तो इनको 6 से 7 दिन लग जाते हैं एंटीजन को ढूंढने के लिए। जैसे ही एंटीजन जो है वो इस एंटीबॉडी के अंदर फिट आ जाएगा, याद रहे हर एक बैक्टीरिया का स्पेसिफिक एंटीजन होता है, और हर एक स्पेसिफिक एंटीजन के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी होता है। दूसरे बैक्टीरिया का एंटीजन जो होगा वो इस एंटीबॉडी के अंदर नहीं आएगा, उसके लिए डिफरेंट एंटीबॉडी बनाना पड़ेंगे। तो यहाँ पर बी सेल्स जो हैं वो एंटीबॉडीज़ बनाएंगे, और जिस एंटीबॉडी के अंदर एंटीजन फिट होगा तो वहाँ पर एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बन जाएगा। तो यहाँ पर एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बन गया है। जैसे ही एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बनेगा, उसके बाद बी सेल्स जो हैं वो फ़ौरन 2 सेल्स के अंदर डिवाइड होंगे, और बी सेल्स की यहाँ पर लाइफ बहुत शॉर्ट होती है। तो शॉर्ट लाइफ के अंदर ही बी सेल्स 2 सेल्स में डिवाइड होंगे। एक तो प्लाज्मा क्लोन सेल्स बनाएंगे, प्लाज्मा क्लोन सेल्स के ज़रिए जो है वो एंटीबॉडीज़ बनते हैं। तो 1 घंटे के अंदर 10 मिलियन एंटीबॉडीज़ बनेंगे प्लाज्मा क्लोन्स के ज़रिए। और जो मेमोरी बी सेल्स होंगे, ये इन फ्यूचर अगर इस तरह का एंटीजन आ भी जाता है हमारी बॉडी के अंदर, तो ये मेमोरी सेल्स उस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करके बी सेल्स को एक्टिवेट करेंगे, और बी सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा प्लाज्मा क्लोन्स बनाएंगे। तो प्लाज्मा क्लोन्स जो हैं वो इन फ्यूचर के लिए बनकर होते हैं। इनका पैटर्न, इस एंटीजन का पैटर्न जो है वो इस मेमोरी बी सेल्स के पास सेफ होता है। तो इन केस अगर हमें चिकन पॉक्स एक बार हो चुका होता है तो दोबारा इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारे इन मेमोरी बी सेल्स के पास उन चिकन पॉक्स का जो एंटीजन है उसका पैटर्न इनके पास महफूज होता है। तो नेक्स्ट टाइम जब चिकन पॉक्स हमारी बॉडी के अंदर, चिकन पॉक्स का वायरस हमारी बॉडी के अंदर जब इंटर होता है, तो मेमोरी बी सेल्स उसको रिकॉग्नाइज करके वहीं पर ही किल कर देते हैं, और इस वजह से हमें चिकन पॉक्स दोबारा नहीं हो पाता। सो एनीवेज यहाँ पर प्लाज्मा क्लोन्स के अंदर से एंटीबॉडीज़ बनते हैं, बल्क ऑफ एंटीबॉडीज़ बनते हैं, मिलियंस 10 मिलियन जो है वो 1 घंटे के अंदर बन जाते हैं एंटीबॉडीज़, और वो स्पेसिफिक एक एंटीजन के लिए ही बनते हैं। तो यहाँ पर एंटीबॉडीज़ का क्या फ़ंक्शन है? एंटीबॉडीज़ के यहाँ पर 3 फंक्शंस हैं। एक तो ये फेगोसाइटोसिस को प्रोमोट करती है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा फेगोसाइटोसिस होगी, इन्फ्लामेशन होगी, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्रोफेजेस उस इन्फ्लामेशन वाले एरिया में जाएंगे और वहाँ पर बैक्टीरिया को किल किया जाएगा,
बैक्टीरिया के टुकड़े कर दिए जाएंगे, बैक्टीरिया के पीसीस को जो है वो एंटीजेंस बनाकर पेश किया जाएगा टी हेल्पर्स के पास, और ज़्यादा से ज़्यादा बी सेल्स बनेंगे और दोबारा से उस एंटीजन को किल किया जाएगा। तो एंटी फेगोसाइटोसिस को प्रोमोट करने की वजह से ही वो एंटीजेंस को किल किया जाएगा इस एंटीबॉडी के ज़रिए। सो फेगोसाइटोसिस प्रोमोट होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बनेंगे और उस एंटीजन को किल किया जाएगा। सेकेंडली ये एक्टिवेट करेंगे कंप्लीमेंट सिस्टम को। कंप्लीमेंट सिस्टम मैंने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस कर लिया है। तो कंप्लीमेंट सिस्टम हमारे लिवर के अंदर जो कंप्लीमेंट प्रोटीन्स होते हैं, 30 टाइप ऑफ कंप्लीमेंट प्रोटीन्स होते हैं जो कि इन्फ्लामेशन को और फेगोसाइटोसिस को प्रोमोट करते हैं। तो एक्टिवेशन ऑफ कंप्लीमेंट सिस्टम का मतलब भी यही हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा फेगोसाइटोसिस को प्रोमोट किया जाएगा। और थर्ड जो है वो ये टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करेंगे। तो एंटीबॉडीज़ जो हैं वो एंटी टॉक्सिन्स बनाएंगे अगेंस्ट दैट टॉक्सिन्स। ये टॉक्सिन्स कहाँ से आएंगे? ये टॉक्सिन्स वायरस, बैक्टीरिया वगैरह के अंदर से रिलीज़ होंगे जो हमारी बॉडी को नुकसान दे सकते हैं। तो इन टॉक्सिन्स को किल करने के लिए ये एंटीबॉडीज़ एंटी टॉक्सिन्स रिलीज़ करेंगे ताकि ये टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज किया जाए। सो एक बार रिवीजन हो जाए। सो यहाँ पर जो है मैक्रोफेजेस जो हैं उस एंटीजन बैक्टीरिया को ईट करेंगे, एंटीजन को अपने सरफेस पे अटैच करेंगे, टी हेल्पर सेल्स के पास लेके जाएंगे। टी हेल्पर सेल्स जो हैं वो उनको रिकॉग्नाइज करके बी सेल्स को एक्टिवेट करेंगे। तो ये बात याद रहे, बी सेल्स खुद ब खुद एक्टिवेट नहीं होंगे, बी सेल्स को हमेशा टी सेल्स एक्टिवेट करेंगे। तो टी सेल्स एक्टिवेट होंगे तो वो बी सेल्स को एक्टिवेट करेंगे, तो वहाँ से ह्यूमोरल इम्यूनिटी स्टार्ट होगी और बी सेल्स जो हैं वो एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट करेंगे। और एंटीबॉडीज़ जब बन जाएंगे तो वहाँ पर उस एंटीजन को किल कर दिया जाएगा। सो होपफुली कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, और इस लेक्चर के हवाले से कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।